चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। नेक्स्ट टॉपिक है फीवर। ठीक है, टेम्परेचर में ही नेक्स्ट चलेंगे। फीवर की बात करें तो फीवर कोई डिजीज नहीं है भाई। फीवर क्या है? फीवर एक साइन है। ठीक है, और वो भी कौन सा साइन? प्रोटेक्टिव साइन। कोई डिजीज नहीं है, नॉट ए डिजीज। ठीक है, तो कहीं सोचो तुम कि फीवर एक बीमारी है, तो कोई बीमारी नहीं है भाई। ये क्या है? ये है प्रोटेक्टिव साइन। ठीक है, प्रोटेक्टिव साइन है। कब आप फीवर बोलोगे? जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाएगा, उसको क्या बोलोगे आप? फीवर बोलोगे। तो कहां तक आप टेम्परेचर नॉर्मल मानोगे? वो मानोगे 98 से 99 डिग्री जो टेम्परेचर है वो क्या है आपकी बॉडी का? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, एनबीटी, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। कब आप फीवर बोलोगे? जब ये टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाए, उसको क्या बोलोगे आप? फीवर बोलोगे। किन कंडीशंस में, क्या कॉजेज है जो आपको फीवर देखने को मिलेगा? तो क्या क्या कॉजेज है? जैसे मैलिग्नेंसी, एडवर्स रिएक्शंस, इन्फेक्शन, डिजीज कंडीशन, डिजीज में इन्फेक्शन ही आता है वैसे। ठीक है, ड्रग रिएक्शंस, इन सभी कंडीशंस के अंदर आपकी बॉडी में फीवर आएगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। फीवर आने का मतलब ये नहीं है भाई कि क्या है, फीवर आने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी है। डिजीज का साइन है, इंफॉर्मेशन है, वो भी प्रोटेक्टिव, आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर किसी को फीवर हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोई बीमारी है, उसका मतलब वो आपको प्रोटेक्ट करने वाला, आगे फ्यूचर में आपको बीमारी होने वाली उसकी एक इंफॉर्मेशन है, एक साइन है प्रोटेक्ट करने की। मैलिग्नेंसी होती कैंसर, कैंसर के केसेस में आपको फीवर आ सकता है, मैलिग्नेंसी कैंसर रिलेटेड। ठीक है, दूसरा एडीएस, एडवर्स रिएक्शंस, जब आप कोई दवाई कोई केमिकल खाते हो तो उसकी रिएक्शंस होती हैं, बोलते हैं एडवर्स रिएक्शंस। ठीक है, खतरनाक होती है आपको। इन्फेक्शन, जब भी आपके शरीर कोई बैक्टीरिया वायरस आता है, जब ट्रॉमा हो जाता है, ट्रॉमा, चोट लग जाए आपको, तब भी फीवर आ जाएगा। किसी भी ड्रग का कोई केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, ट्रॉमा हो गई, चोट लग गई, डिजीज कंडीशन में, इन सभी जगह आपको फीवर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये कौन कौन सी कंडीशंस में आपको फीवर देखने को मिलेगा, ये सारी कंडीशंस मैंने आपको लिखवा दी। अब बात करें टाइप्स की, तो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं इसकी? देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से बनेगा क्वेश्चन। इसकी टाइप से आपको एक ही बार में याद करवा दूंगा मैं भाई सारी चीजें। चलिए, टाइप से पहले इसकी स्टेजेस पढ़ते हैं एक बार। स्टेजेस ऑफ फीवर। तो बेसिकली फीवर को 3 स्टेजेस में बांटा गया है। पहली स्टेज है ऑनसेट ऑफ फीवर, ऑनसेट ऑफ फीवर। ठीक है, दूसरा है फास्टिजियम जियम और स्टार्डियम। इसको ऑनसेट को इन्वेजन ऑफ फीवर भी बोलते हैं, इन्वेजन, इन्वेजन ऑफ फीवर। दूसरा है फास्टिजियम और स्टार्डियम, स्टेडियम बोल दो आप इसको याद करने के लिए। और तीसरा है डिक्लाइन और डिफरवेरेंसिस, डिफरवेरेंसिस, डिफरवेरेंसिस। 3 स्टेजेस हैं किसकी? फीवर की। पहली ऑनसेट ऑफ फीवर, फीवर के स्टार्टिंग होने की प्रोसेस को, जिसको आप इन्वेजन ऑफ फीवर बोलोगे। दूसरा है स्टार्डियम और फास्टिडियम, जिसमें फीवर कॉन्स्टेंटली बढ़ा हुआ बना रहेगा। और तीसरी कंडीशन क्या है? डिक्लाइन, जिसमें टेम्परेचर आपका कम होना शुरू हो जाएगा। देखो हुआ क्या, सबसे पहले ये टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ है। यहाँ पे आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर था, तो अभी आपको फीवर होना शुरू हुआ तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको चोट लग गई, ट्रॉमा होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा। फिर एक टाइम पे जाने के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा 104, 102, एक टाइम पे जाके फिक्स हो जाएगा। फिक्स हो गया, वहां तक के टाइम को आप ऑनसेट ऑफ फीवर या इन्वेजन ऑफ फीवर, फेज फर्स्ट बोलोगे, स्टेज फर्स्ट बोलोगे। इसके बाद कुछ टाइम तक आपका टेम्परेचर उतना ही बना रहेगा, जैसे कि 90, मान के चलो किसी का 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो 100 ही रहेगा कुछ टाइम के लिए, कांस्टेंट टाइम के लिए। वो जो टाइम है उस टाइम को बोलते हैं फास्टिजियम स्टेज को या स्टार्डियम। उसके बाद धीरे धीरे आपका टेम्परेचर क्या है, आपने जैसी ट्रीटमेंट लिया, आरएक्स ट्रीटमेंट लिया, कुछ भी पैरासीटामोल ली, कोई भी दवाई ली फीवर को ट्रीट करने वाले से, तो पीसीएम ही चलती है, पीसीएम आपने यूज की, तो अभी आपका टेम्परेचर क्या धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा और फिर नॉर्मल हो जाएगा। थर्ड स्टेज, जब आपका टेम्परेचर डिक्लाइन या डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको बोलोगे आप डिक्लाइन फेज या डिफरवेरेंसेस।
फास्टिजियम और स्टार्टियम में जो एलिवेटेड टेम्परेचर है स्टील कांस्टेंट। देखो क्या क्या डेफिनेशन है। तो पहली जो कंडीशन है आपका टेम्परेचर इंक्रीज होना, टेम्परेचर एलिवेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, एलिवेशन, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर एलिवेशन होने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, जितना भी है मान लो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, इतना ही फिक्स रहेगा कुछ टाइम के लिए। फिर जैसे ही आप ट्रीटमेंट लोगे, पैरासिटामोल लोगे, जिसका दूसरा नाम एसीटोअमीनोफेन है। क्या नाम है? एसीटोअमीनोफेन। ये टैबलेट क्या करेगी, ये टैबलेट धीरे धीरे टेम्परेचर को कम करेगी। और अगर आपका धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा, इस फेज को, जब कम होने वाली जो फेज है उसको बोलेंगे डिक्लाइन। डिक्रीज ही हो रहा है ना, डी से डिक्रीज, डी से डिक्लाइन, डी से डिफरेंस, याद हो जाएगा। ये नाम कैसे याद होगा? स्टाडियम फास्टिजियम, एक जैसे नाम है, स्टेडियम फास्टिजियम, एक जैसी साउंड आ रही है, तो आपको ये भी याद हो जाएंगे। और ऑनसेट और इन्वेजन दोनों का मतलब ही स्टार्टिंग होता है। इनिशियल वर्ड है शुरू करना, शुरुआत करना, है ना। इन्वेज करना, ऑनसेट का मतलब भी शुरुआत ही होती है। तो अभी आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ है, बढ़ने के बाद एक टाइम पे जाके कांस्टेंट होगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट इन स्टाडियम। और बाद में जाके डिक्लाइन और डिफरेंस में ये जितना भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, एलिवेटेड टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा कितना हो जाएगा? अप टू नॉर्मल। नॉर्मल रेंज से डिक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा इतना नहीं हो जाएगा कि कम हाइपोथर्मिया होने, नहीं होगा। इस कंडीशन में बढ़ा हुआ टेम्परेचर धीरे धीरे आपको कम देखने को मिलेगा। ये 3 फेजेस है जिन स्टेजेस में आपका टेम्परेचर, फीवर की स्टेजेस रहेंगी। अब ये जो टेम्परेचर, ये जो डिक्लाइन फेज है, ये इस डिक्लाइन फेज में ये जो फीवर डिक्रीज हो रहा है, ये कम हो रहा है टेम्परेचर, ये 2 तरीके से हो सकता है। अगर एकदम से कम हो, सडनली डिक्रीज हो, तो उसके लिए अलग टर्म है। धीरे धीरे कम हो, स्लोली डिक्रीज हो, तो उसके लिए अलग टर्म है। ठीक है, 2 बातें हैं। अगर आपका टेम्परेचर कम कैसे हो रहा है, डिक्लाइन कैसे, सडनली हो जाए, एकदम से हो रहा है, तो उसके लिए अलग टर्म, स्लोली हो रहा तो अलग टर्म। अगर सडनली आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, तो इसको बोलते हैं क्राइसिस फीवर। कौन सा फीवर? क्राइसिस फीवर। एग्जामिनर पूछ लेता है क्राइसिस फीवर क्या होता है। क्राइसिस फीवर एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपका टेम्परेचर डिक्रीज होना होता है, लेकिन सडनली डिक्रीज हो जाए एकदम से, उसको क्या बोलेंगे? क्राइसिस। और धीरे धीरे डिक्रीज हो तो उसको बोलेंगे लाइसिस। अब लाइसिस फीवर ऐसे होता है, आज 104 है, फिर 103 होगा, फिर 103.2, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, ऐसे जिगजैग पैटर्न आ जाएगा। जब आप ग्राफ पे शो करोगे, तो जैसे मान के चलो ये आपका बढ़ा हुआ टेम्परेचर, थोड़ा कम हुआ, ये मॉर्निंग इवनिंग का चेक किया मैंने, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, आप टेम्परेचर चेक करते जा रहे हैं। ये जिगजैग पैटर्न वाला फीवर बता रहा हूँ। अभी आपका टेम्परेचर बढ़ा, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर बढ़ा, फिर कम होगा, फिर बढ़ा, फिर कम होगा, ऐसे जिगजैग। जब आप ग्राफ पे देखोगे तो आपको जिगजैग पैटर्न देखने को मिलेगा, जिगजैग। और अगर आपको जिगजैग पैटर्न देखने को मिलता है, इस टाइप के फीवर को क्या बोलते हैं? इस टाइप के फीवर को बोलते हैं लाइसिस फीवर। क्या बोलते हैं? लाइसिस। लाइसिस फीवर की खास बात है, इसमें जब ये टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे डिक्रीज होगा। और अगर आपका धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज हो, उसको क्या बोलते हैं? लाइसिस। सडनली डिक्रीज हो जाए तो उसको बोलेंगे क्राइसिस। ठीक है। अब ये जो क्राइसिस है, ये 2 टाइप का है। क्राइसिस है वो 2 टाइप का है, ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस। क्या क्या टर्म है? ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस का मतलब क्या है? जब आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, साथ में आपकी जो जनरल कंडीशंस है, पेशेंट को जो फीवर हो रहा है, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उसकी जनरल कंडीशन इंप्रूव हो जाए, ठीक हो जाए, तो उसको बोलेंगे ट्रू क्राइसिस। एक्चुअल ठीक ही हुआ है पेशेंट, साथ में उसकी बीमारी भी ठीक हुई है, और आपकी जनरल कंडीशन, जो बॉडी पेन हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, कोई भी फीवर रिलेटेड प्रॉब्लम फीवर के साथ, वो जनरल कंडीशन भी सुधर जाए तो ट्रू है। और अगर जनरल कंडीशन नहीं सुधरे, सिर्फ उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स क्राइसिस। तो आपको पता होना चाहिए ट्रू क्राइसिस क्या है, फॉल्स क्राइसिस क्या है, लाइसिस क्या है, जिगजैग पैटर्न फीवर आपको किस कंडीशन में देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे मैंने बता दिए। बीच में फास्टिजियम टर्म उठा के डाल देते हैं, इसका मतलब पता होना चाहिए। एक ऐसी स्टेज है जिसमें आपका टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर सडनली फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिक्स होने के बाद कॉन्स्टेंटली फिक्स रहेगा कुछ टाइम के लिए। उस स्टेज को, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं स्टेडियम और फास्टिजियम। और फिर एक टाइम के बाद जब आप जैसे ही ट्रीटमेंट लोगे, पैरासिटामोल लोगे, एंटी पायरेटिक ड्रग लोगे। कौन सी लोगे आप? एंटी पायरेटिक ड्रग। तो जैसे आप एंटी पायरेटिक ड्रग लोगे तो क्या हो जाएगा? जैसे पीसीएम,
जिसको आप एसीटोअमीनोफेन बोलते हो। जैसे आप एसीटोअमीनोफेन लोगे वैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक और पॉइंट याद रखना है, इसकी एंटीडोट क्या है, एंटीडोट ऑफ पीसीएम। अगर आपने पीसीएम की बहुत ज्यादा डोज खा ली तो क्या एंटीडोट दोगे, एन एसिटाइल सिस्टीन। एन एसिटाइल सिस्टीन इज ए एंटीडोट ऑफ पीसीएम। ठीक है, आ जाए तो देख लेना। तो ये था हमारा स्टेजेस ऑफ फीवर कंप्लीट। नेक्स्ट बात करें टाइप्स ऑफ फीवर। अब चलेंगे टाइप्स पे, बहुत सारी टाइप्स हैं उसकी, हो जाएंगी यार। टाइप्स ऑफ फीवर, फीवर की अलग अलग टाइप्स हैं। देखिए फीवर की टाइप की बात करूं तो 7 टाइप है टोटल इसकी, एक राइगर अलग है, 4 यहाँ लिखेंगे, 3 वहां लिखेंगे। पहली का टाइप है CR से स्टार्ट हो गया, CRI2, याद करने की ट्रिक है, CRI2। 2 वैसे ये वाला 2 है, आप TWO वाला बना के रखना है इसका। CR बनना है मुझे भी, CR वैसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है स्कूलों में, वैसे कॉलेज के अंदर CR होता है। CR मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो CR से 2 टर्म CR हुए। I2 का मुझे भी बनना है, ठीक है। I2, 2 ये का मतलब होता है भी, मुझे भी। आई मिस यू 2 बोलते, 2 का मतलब होता है मुझे भी, तो भी जो आएगा वो 2 आएगा। तो I2 में आप इस TWO को मत मानो, आप मानो T डबल, मतलब TWO मानो, TWO मत मानो। I2 मतलब I इसमें 2 आएंगे, ठीक है, और फिर CRI2, I 2 है और CR। इस तरीके से आपको फीवर के पहले 4 टर्म का फर्स्ट लेटर याद हो जाएगा। और अगर आपको फर्स्ट लेटर याद होगा तो इनके आगे के नाम भी याद हो जाएंगे। इसको बोलते हैं कांस्टेंट फीवर, जिसको आप कंटीन्यूअस फीवर भी बोलते हो, कंटीन्यूअस फीवर। दूसरा R फॉर रिमिनेंट फीवर, रिमिनेंट, रिमिनेंट फीवर। I का मतलब होता है इनवर्स फीवर, इनवर्स। और सॉरी इस I का नाम है इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट, रिमिटेंट जैसा ही वर्ड है, इंटरमिटेंट। और इसका मतलब है इनवर्स। इस तरीके से 4 नाम, आपको 4 नाम के स्टार्टिंग अगर वर्ड याद हो गए तो आपको याद रह ही जाएगा ये। CR कांस्टेंट फीवर और R फॉर रिमिटेंट, C फॉर कांस्टेंट, R फॉर रिमिटेंट। I 2 है, पहले रिमिटेंट जैसा ही वर्ड यहाँ आएगा फर्स्ट, तो इंटरमिटेंट, रिमिटेंट जैसा ही वर्ड है इंटरमिटेंट। तो ये आ गया, एक जो टर्म है उसका दूसरे का अपोजिट है। इनवर्स का मतलब भी अपोजिट होता है, और जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसकी अपोजिट डेफिनेशन इसकी है। तो ये इसका अपोजिट है, इनवर्स है, इसलिए इसी का नाम इनवर्स फीवर। इस तरीके से आपको 4 टाइप के फीवर याद हो जाएंगे विद उनके नेम। कांस्टेंट फीवर CRI2, पहले तो आप याद रखो CRI2, CR बनना मुझे भी, यहाँ से आपको एक टर्म याद हो जाएंगी CRI2। कांस्टेंट रिमिटेंट, रिमिटेंट जैसा ही दूसरा नाम आएगा I से, इंटरमिटेंट। और फिर ये इसका उल्टा है, इनवर्स, इसलिए इसका नाम भी इनवर्स फीवर है। इस तरीके से आपको स्टार्टिंग के 4 टाइप के फीवर याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा 5वां, 6ठा और 7वां, ठीक है, इसको याद रखना HRI। HR जो सिंबल है वो हरियाणा का है, तो मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ HRI, मैं हरियाणा से हूँ। आप भी अगर हो तो आप भी इसको ट्रिक को अपना सकते हो, नहीं तो मेरे से याद रख लेना HRI। HRI मतलब मैं हूँ, HR मतलब हरियाणा। तो HRI ऐसे आपको नेक्स्ट 3 जो टर्म है वो याद हो जाएंगी। H फॉर हेक्टिक फीवर, R फॉर रिलैप्सिंग फीवर, I फॉर इररेगुलर फीवर, इररेगुलर ऊपर लिख देते हैं, I फॉर इररेगुलर फीवर, ठीक है। तो कुल मिला के आपको जितने भी टाइप्स के फीवर है सभी याद हो जाएंगे। कांस्टेंट, रिमिटेंट, इंटरमिटेंट, रिमिटेंट जैसा ही वर्ड है, और I फॉर इनवर्स। पहले ये 4 पढ़ेंगे फिर ये बाद में पढ़ेंगे। चलिए, पहले कांस्टेंट का मतलब क्या है। आपने क्या किया, आपने मॉर्निंग और इवनिंग का टेम्परेचर चेक करना है पेशेंट का। आपको मॉर्निंग और इवनिंग का टेम्परेचर चेक करना,
और अगर मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर का जो गैप है वो 2 डिग्री से कम आ रहा है, 2 डिग्री से कम अगर टेम्परेचर का गैप आ रहा है 2 डिग्री, 2 डिग्री से कम का गैप आएगा तो उसको बोल देंगे कांस्टेंट फीवर। ज्यादातर ये फ़ारेनहाइट में होता है। फ़ारेनहाइट में जो गैप है, मॉर्निंग का चेक किया और इवनिंग का चेक किया, दोनों का चेक कर लो, अगर उनमें 2 से कम गैप है ना, 2 डिग्री से कम गैप है तो कांस्टेंट, मतलब कि कांस्टेंट और कंटिन्यूस मतलब कि कम हो ही नहीं रहा, मान लो थोड़ा बहुत गैप है तो ऐसे चलेगा, तो कंटिन्यूसली फीवर चल ही रहा है, कम हुआ ही नहीं, तो इसी टाइप के फीवर तो कंटिन्यूस या कांस्टेंट मतलब फिक्स है, चेंज ही नहीं हो रहा, 2 से भी कम चेंज हो, क्या चेंज हो। तो मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर का गैप अगर 2 से कम है उसको बोलेंगे कांस्टेंट या कंटिन्यूस फीवर। अगर इनका गैप 2 से ज्यादा है इसका मतलब चेंज हो रहा है। अगर इनका टेम्परेचर का गैप, मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर का गैप 2 से ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे, रिमिटेंट फीवर। ये दो तो याद हो गए, खत्म। अगर 2 से कम गैप तो कांस्टेंट फीवर, 2 से ज्यादा गैप तो रिमिटेंट फीवर, खत्म भाई। चलिए आगे, आई और आई, दो आई है, इंटरमिटेंट फीवर और इनवर्स फीवर। मैंने बताया था अगर आपको एक याद होगा तो दूसरा इसका इनवर्स है, तो एक याद करना चाहिए। पहले आप नॉर्मली समझो, नॉर्मली आप रात को सोते हो, पूरी रात रेस्ट करते हो, आप कोई काम नहीं करते, सुबह आपकी बॉडी का टेम्परेचर मॉर्निंग का और इवनिंग का, पूरे दिन काम करते हो, इवनिंग का टेम्परेचर आपको थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू मॉर्निंग। मॉर्निंग में थोड़ा उसका टेम्परेचर कम होता है क्योंकि आपने कुछ काम नहीं किया, आप सोए हुए थे, आपकी बॉडी रिलैक्स थी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम थी। लेकिन जब पूरे दिन आपने काम किया तो शरीर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ी, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट अगर शरीर में बढ़ेगी तो इवनिंग में जो आपका टेम्परेचर वो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू मॉर्निंग। ठीक है, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। और यही नॉर्मल फिनोमिना, अगर ये तो है नॉर्मल, अभी आपको जैसे मान लेते हैं अभी सुबह आपका टेम्परेचर नोट किया आपने 98.2 था डिग्री फ़ारेनहाइट, इवनिंग में चेक किया 98.8 था, 8 मान, तो है तो ये नॉर्मल ही दोनों, लेकिन सुबह थोड़ा कम है, रात को थोड़ा ज्यादा है। अगर नॉर्मल रेंज में आप लाओगे तो वो तो नॉर्मल कंसेप्ट है, लेकिन इसी में फीवर की बात हो रही है, हम तो फीवर पढ़ रहे हैं, फीवर में टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा। अब 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा ले लो, अगर 99 से टेम्परेचर ज्यादा है उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट, मतलब इंटरमिटेंट और इनवर्स। अगर ये सेम कंडीशन नॉर्मली फीवर के अंदर हो जाए उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट कंडीशन। कैसे समझना भाई, आपका, आपने मॉर्निंग में भी टेम्परेचर लिया, इवनिंग में भी लिया, लेकिन मॉर्निंग का टेम्परेचर कम आ रहा है, इवनिंग का टेम्परेचर ज्यादा है। ज्यादा कितने से ज्यादा, 99 से ज्यादा की कंसेप्ट रहेगी। 99 से ज्यादा जितना भी फीवर था किसी पेशेंट का, वो फीवर नॉर्मली मॉर्निंग में थोड़ा कम आ रहा है, इवनिंग में थोड़ा ज्यादा है। मान के चलो मॉर्निंग में टेम्परेचर आ रहा है 100.2, इवनिंग में चेक किया आपने 100.8 आ रहा है, तो 100 मतलब एबनॉर्मल है। एबनॉर्मली मॉर्निंग में टेम्परेचर कम है, इवनिंग में ज्यादा, इस कंडीशन को क्या बोलोगे आप, इंटरमिटेंट फीवर। ठीक है, इसका अपोजिट कर दो, मैंने बताया था आपको, इसका अपोजिट करोगे तो ये निकल जाएगा। तो इनवर्स फीवर का मतलब क्या है, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर मॉर्निंग में क्या हो जाएगा, ज्यादा, और इवनिंग में क्या हो जाएगा, कम। अब ये कंडीशन उल्टी हो जाए उसको क्या बोलोगे, इनवर्स फीवर। नाम भी इनवर्स है, काम भी इनवर्स है, सारी चीजें इनवर्स की रहेगी। ठीक है भाई, तो ये थे भाई कुछ 4 टाइप के फीवर, मैंने इनके नाम से लेके इनकी कंसेप्ट से लेके सारी इसकी रिलेटेड डिटेल सारी बता दी। ठीक है भाई, तो ये 4 टाइप के फीवर खत्म। इसके अलावा HRI, HRI बच गए, वो और देख लो। नंबर चलेगा 5, 5वां नंबर है हेक्टिक फीवर। हेक्टिक फीवर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग का जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो जाए, हाइयर गैप हो जाए, जैसे 5 डिग्री से भी ज्यादा गैप आ रहा है, हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा हेक्टिक कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन, डेंजरस कंडीशन। तो मॉर्निंग में मान के चलो आपने टेम्परेचर चेक किया, यहाँ तो 99 आ रहा था, 99.2 आ रहा था, इवनिंग में चेक किया आपको मिला 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो कितना गैप होगा, 5 से ज्यादा का गैप होगा। ज्यादा गैप आ रहा है तो उस कंडीशन में हेक्टिक होगी ना, सुबह तो बहुत ज्यादा कम था, नाइट में बहुत ज्यादा होगा। अगर मॉर्निंग और इवनिंग का गैप बहुत ज्यादा गैप आ रहा है तो उसको बोलते हैं हेक्टिक फीवर। ठीक है, दूसरा हेक्टिक फीवर के अलावा HR, आर से दूसरे टर्म, ये H से ही, R फॉर रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर, रिलैप्स का मतलब होता है छूट जाना, छूट गया, रह गया। रिलैप्सिंग फीवर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आज आपको फीवर हो रहा है,
फिर 2-3 दिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, फिर 2-3 दिन के बाद फिर फीवर आ जाएगा। आज मम्मी ने कहा काम के लिए, बोले आज तो फीवर है मेरे को, कल शादी का प्रोग्राम, आप भाग के चले गए। इस कंडीशन में क्या है, अभी तो फीवर था लेकिन फिर नॉर्मल है, तो मम्मी को लगे बहाना कर रही है, लेकिन ये कौन सा फीवर है, क्या कर रहा है, रिलैप्सिंग फीवर। जिस कंडीशन में अभी आपको फीवर है, 1-2 दिन के बाद नॉर्मल रहेगा, फिर फीवर आ जाएगा, रिलैप्स हो रहा, बीच बीच में छूट रहा है, ऐसे टाइप के फीवर को आप क्या बोलोगे, रिलैप्सिंग फीवर। खत्म। आर दूसरा आर जो है। सातवां जो है इरेगुलर, आर लास्ट में जो आर रहेगा उसका मतलब रहेगा इरेगुलर फीवर। इरेगुलर फीवर ऐसा फीवर है जो अब किसी कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होगा, जो इरेगुलरिटी रहेगी, कोई रेगुलरिटी नहीं, मॉर्निंग में कैसा होगा, इवनिंग में कैसा होगा, कम कब होगा, ज्यादा कब होगा, कितना ज्यादा कितना कम, तो उस टाइप के फीवर को क्या बोलोगे आप, इरेगुलर फीवर बोलोगे। क्या बोलोगे, इरेगुलर फीवर। तो अब वो कंडीशंस किसी कंडीशंस में नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि कैसे फीवर हो, कभी भी कम हो सकता है, कभी भी ज्यादा, ऐसी कंडीशंस का जो फीवर उसको क्या बोलोगे आप, इरेगुलर फीवर। ये थी हमारी फीवर की कुछ टाइप्स जो मैंने आपको बता दी। टाइप्स में और आगे चले, इसकी एक टाइप और है जिसको बोलते हैं राइगर फीवर। तो क्या बोलते हैं, राइगर फीवर। नेक्स्ट टॉपिक है राइगर फीवर। राइगर फीवर क्या है, राइगर फीवर, ये राइगर, वो राइगर मोर्टिस वाला मत समझना तुम, राइगर मोर्टिस एक टर्म हो रहा है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ठीक है भाई। राइगर मोर्टिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मसल्स के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, अकड़न आ जाती है आफ्टर डेथ। डेथ के बाद अगर आपकी मसल्स में अकड़न आ जाती है, मसल्स अकड़ जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं राइगर फीवर, ठीक है भाई। ये वो राइगर मोर्टिस है, मतलब फीवर नहीं है, तो ये टर्म से आप इस टर्म में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक अलग टर्म है जिसमें एक्सेसिव आपको शिवरिंग देखने को मिलेगी, सडन एक्सेसिव शिवरिंग विद हाइपरथर्मिया, विद हाइपरथर्मिया। आपको एक तो बहुत ज्यादा शिवरिंग होगी, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, ठंड के साथ आपको बुखार भी हो रहा है, इस कंडीशन को बोलते हैं राइगर फीवर। कभी कभी होता है ये जो राइगर फीवर है, ये आपको मलेरिया के केस में देखने को मिलेगा। मलेरिया में आपको ठंड लगती है, ठंड के साथ पसीना आएगा, पसीने के साथ आपको बुखार होगा, इस टाइप के बुखार का जो पैटर्न है उसको बोलते हैं राइगर फीवर, ठीक है। जिसमें आपको बहुत ज्यादा शिवरिंग होगी, ठंड लगेगी, उसके बाद बुखार हो रहा है, पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा, इस कंडीशन को बोलते हैं राइगर फीवर। कौन सी डिजीज में देखने को मिलेगा, मलेरिया, ठीक है। किसमें देखने को मिलेगा, मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होती है, पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। 4 ऑप्शन है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, एल्गी, सॉरी फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, एल्गी नहीं है। चलिए, मेरा क्वेश्चन है कि मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है, क्या ऑप्शन है भाई तुम्हारे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, एल्गी, क्या लग रहा है तुम्हें, बोल सकते हो इसमें तो, हाँ बताओ। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कितने हैं बैक्टीरिया में, हाँ भाई क्या आंसर है, फंगाई, वायरस, अच्छा हाँ भाई बैक्टीरिया, ठीक है। तो मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है, ना वो बैक्टीरिया है, ना वो वायरस है, ना वो फंगाई है, वो क्या है, वो क्या है, प्रोटोजोआ। पेपर में भी तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है, तुम जो जो ऑप्शन सोच लेते हो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, उसके अलावा जो बच गया वही आंसर होता है। प्रोटोजोआ होता है, पैरासाइट होता है, जिसके कारण ये मलेरिया का इन्फेक्शन होता है, वो क्या है, एक पैरासाइट। और इस पैरासाइट का नाम क्या है, इस पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, फैल्सीपैरम। ये वो पॉजिटिव एजेंट है जो मैक्सिमम जो टाइम जो है मलेरिया कोज करता है। हालांकि प्लाज्मोडियम की और भी सारी टाइप्स है, वीवेक्स है, ओवेल है, वो करती है, लेकिन सबसे ज्यादा
फैल्सीपुरम जो है वो मलेरिया कोज करेगा। पॉजिटिव एजेंट का नाम ये है प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम, और ये क्या है, ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई वायरस नहीं है, क्या है, प्रोटोजोआ। ये क्या है, प्रोटोजोआ, जिसको आप पैरासाइट भी बोल सकते हो। दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा आप टिक कर देना, ठीक है। फैलता किसके द्वारा है? दूसरा क्वेश्चन इसी में बनता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसका जो ट्रांसमिशन हो किसके द्वारा होता है? ये होता है मॉस्किटो के द्वारा, मॉस्किटो के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा होगा? मॉस्किटो के द्वारा। और मॉस्किटो के द्वारा ऐसे मक्खी मच्छर इनके द्वारा जो भी कोई बीमारी ट्रांसफर होती है एक आदमी से दूसरे आदमी में, उसको बोलते हैं वेक्टर बोर्न डिजीज, वेक्टर बोर्न डिजीज, जो एक जगह से दूसरी जगह में वेक्टर के द्वारा ट्रांसफर होती है, मतलब मॉस्किटो फ्लाइज के द्वारा होगी, इनको बोलते हैं वेक्टर बोर्न डिजीज, ठीक है भाई। नेक्स्ट मॉस्किटो क्या हो गया? कौन सा मॉस्किटो? फीमेल एनाफिला, फीमेल एनाफिला उस मॉस्किटो का नाम है जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण आपको मलेरिया हो सकता है। और इस मलेरिया के केस में ही आपको राइगर फीवर मिलेगा, एक्सेसिव सीवरिंग के साथ हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है। अब जब इस कंडीशन में जब हाइपरथर्मिया होता है तो आप लंबी गहरी सांस लेते हो, तो लंबी गहरी सांस लेने से कुछ गड़बड़ नहीं, लेकिन जब आप सांस छोड़ते हो तो आपके शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा लॉस होता है, और CO2 का ज्यादा लॉस होने के कारण आपके शरीर में एसिड कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? एसिड। और ऐसी कंडीशंस में आपको होता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्या कंडीशन होती है? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो मलेरिया के केस में आपको याद रखना है एसिड बेस डिस्टर्बेंस में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस भी होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मलेरिया के ही केस में आपको सडन एक्सेसिव शिवरिंग के साथ हाइपोथर्मिया, जिसको आप राइगर फीवर बोलोगे, ठीक है, वो देखने को मिलेगी। अगर आपको मलेरिया हो जाए और आपको इस टाइप का फीवर पैटर्न नजर आ रहा है तो आपको हर 15 से 20 मिनट में पेशेंट के टेम्परेचर को चेक करना पड़ेगा। कितने टाइम के बाद आप पेशेंट का टेम्परेचर चेक करोगे? तो हर 15 से 20 मिनट में आपको पेशेंट का टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा। 15 और 20 दोनों ऑप्शन में आ जाए तो फिर 15 को टिक कर देना, 15 जो होगा फिर राइट आंसर होगा। 15 मिनट के अंदर आपको हर बार टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा। ये राइगर फीवर का बेसिक पॉइंट था। अब क्या क्या स्टेजेस होती हैं राइगर फीवर की वो देखो। 3 स्टेजेस में राइगर फीवर को बांटा गया है, सर्दी गर्मी बरसात, ठीक है, ऐसे याद रखना, सर्दी गर्मी बरसात। सर्दी मतलब कोल्ड स्टेज, 3 स्टेजेस होती हैं इसकी, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। स्वेटिंग स्टेज 3 स्टेजेस में बांटा गया है फीवर, ठीक है भाई। कौन कौन सी स्टेज है? पहली स्टेज है कोल्ड स्टेज, दूसरी है हॉट स्टेज, तीसरी है स्वेटिंग स्टेज। चलिए पहली फेज की बात करूं, कोल्ड स्टेज, तो इसी के अंदर आपको एक्यूट सीवरिंग देखने को मिलेगी। एक्यूट सीवरिंग, बहुत ज्यादा सीवरिंग, बहुत ज्यादा पेशेंट को ठंड लगेगी, ठीक है, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है, लेकिन आप अंदर से उसकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करोगे तो आपको 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में कोल्ड स्टेज है तो कोल्ड स्टेज, ठंडा, पेशेंट को ठंडा फील हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर देखोगे तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा एक्सेसिव, सडन बोल सकते हो, सडन एक्सेसिव सीवरिंग आपको देखने को यहाँ मिलने वाली है। किस कंडीशन में? कोल्ड स्टेज के अंदर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। जब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, अगर मान लो 1 डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब है 7 से 10 आपकी हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगी। कितनी? 7 से 10 आपकी हार्ट रेट ज्यादा रहेगी। किस कंडीशन में? जब आपका 1 डिग्री। तो कहने का मतलब जब भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, तो टैकीकार्डिया आपको देखने को मिलेगा। किस कंडीशन में? जब आपको कोल्ड स्टेज के अंदर, फर्स्ट स्टेज के अंदर। दूसरा, जब आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी तो अल्टीमेट आपकी रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ती है, ट्रैकीटीमिया। आपको यहाँ ट्रैकीकार्डिया भी देखने को मिलेगा। ट्रैकीकार्डिया भी, आपकी हार्ट रेट भी इंक्रीज होगी, आपकी रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज होगी,
फिलहाल आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, आपकी बॉडी का इंटरनल बॉडी अगर आप टेम्परेचर चेक करोगे तो वो आपको ज्यादा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये थी फर्स्ट स्टेज। और दूसरा हॉट स्टेज में अब ये शिवरिंग खत्म हो गई। ठीक है, ये 30 मिनट से 1 से 4 घंटे की होती है। 1 आवर टू 4 आवर की कोल्ड स्टेज होती है। ठीक है, और 1 आवर टू 4 आवर की ही आपको हॉट स्टेज मिलेगी, और 30 मिनट के आसपास की आपको स्वेटिंग स्टेज देखने को मिलती है, पसीने। सेकेंड स्टेज में अब ये शीवरिंग हो जाएगी स्टॉप, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर अब जो 103 था ये हो जाएगा 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा। देखो मैंने टर्म लिखी थी उसमें हाइपरथर्मिया, तो हाइपरथर्मिया का मतलब ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया है। कितना ज्यादा? 105 डिग्री से ज्यादा। अभी आगे इसके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया होगा भाई, जो बोला था सडन एक्सेसिव शिवरिंग एंड हाइपरथर्मिया, तो दोनों बातें आ गई इसी के अंदर राइगर फीवर में, हॉट स्टेज और कोल्ड स्टेज में। अब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो टैकीकार्डिया ट्रैकीपीनिया तो फिर भी होगा आपको। ठीक है, पेशेंट को इस कंडीशन में कूल फील होगा, कूल। ठीक है, कूल ठंडा फील होगा, कूल क्लैमी स्किन आपको देखने को मिलेगी, काम स्किन देखने को मिलेगी। इस कंडीशन में आपको हॉट एंड ड्राई स्किन पेशेंट की देखने को मिलेगी। एक्सेसिव थ्रस्ट भी लग सकती है, उसे पसीने प्यास भी लग सकती है ज्यादा, साथ में उसे गर्मी लगेगी और उसकी स्किन ड्राई फील करेगी। इसके अंदर हॉट स्टेज के अंदर। ठीक है, 105 से आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा, शिवरिंग स्टॉप हो जाएगी, गर्मी लगेगी पेशेंट को। ये कंडीशन है हॉट स्टेज में 1 से 4 घंटे की। तीसरी 30 मिनट की स्टेज जो होगी स्वेटिंग स्टेज। स्वेटिंग स्टेज के अंदर में आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ रहा था वो धीरे धीरे कम होना हो जाएगा। एलिवेटेड जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल हो जाएगा। साथ में यहाँ पे आपको स्वेटिंग होगी, एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी, एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, एक्सेसिव जिसको आप डायफॉर्सिस बोलते हैं। ठीक है, स्वेटिंग ज्यादा होगी तो लॉस ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड लॉस ज्यादा देखने को मिलेगा। जब फ्लूइड लॉस हो रहा है तो उसके कारण आपका बीपी कम हो सकता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है, आपकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ सकती है। लेकिन ये कंडीशन खतरनाक है, कंडीशन शॉक में जा सकती है। तो इसलिए मोस्ट डेंजरस जो स्टेज है वो है स्वेटिंग स्टेज, क्योंकि एक्सेसिव फ्लूइड का लॉस हो रहा है यहाँ पे, और ज्यादा फ्लूइड का अगर लॉस होगा तो आपको फिर शॉक में जाने के चांस है, शॉक के बाद पेशेंट की डेथ होने के ज्यादा चांस है। इसीलिए जो है स्वेटिंग स्टेज जो है मोस्ट डेंजरस स्टेज है किसकी? इस राइगर फीवर की। तो आपको अलग अलग स्टेजेस में क्या क्या करना है ये इन तीनों के बारे में था। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करनी होगी, तो पहले में नर्सिंग इंटरवेंशन, पेशेंट को क्या लग रही है? ठंड लग रही है। ठंड लग रही है तो पेशेंट को ब्लैंकेट ऑफर करोगे। क्या करोगे? ब्लैंकेट ऑफर करोगे पहले कुछ टाइम के लिए। ठीक है, पेशेंट को ठंड लग रही है, हॉट ड्रिंक्स आप पेशेंट को ऑफर करोगे, हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक नहीं, हॉट ड्रिंक्स। दूसरे में पेशेंट को गर्मी लग रही है, ड्राई हॉट फील कर रहा है, तो आप क्या करोगे? कोल्ड ड्रिंक की जगह आप क्या दोगे? हॉट ड्रिंक की जगह आप क्या दोगे? कोल्ड ड्रिंक पेशेंट को दे दो। ठीक है, ठंडी ड्रिंक दे दोगे। जो ब्लैंकेट दिया था उस ब्लैंकेट को रिमूव कर दो, ब्लैंकेट को रिमूव कर दिया और कोल्ड ड्रिंक आपने प्रोवाइड कर दी। तीसरा, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी तो इस कंडीशन में आपको फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, तो फ्लूइड आप पेशेंट को दे सकते हो। ठीक है, या फिर एनर्जी ड्रिंक्स जो भी है वो भी आप पेशेंट को दे सकते हो, स्वेटिंग क्लीन कर सकते हो। ये करना होगा आपको थर्ड स्टेज के अंदर। ठीक है, स्वेटिंग। तो ये 3 स्टेजेस थी राइगर फीवर की, और उन स्टेजेस में पहली में आपको ठंडा लगेगा, दूसरी में गर्मी लगेगी, तीसरी में स्वेटिंग लगेगी। इसमें टेम्परेचर 103 से ज्यादा, इसमें 105 से ज्यादा, और इसमें टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, बढ़ा हुआ टेम्परेचर नॉर्मल होगा। ठीक है, पहले ये स्टेज आती, फिर ये आती, फिर ये आती। इसमें आप ब्लैंकेट ऑफर करोगे, हॉट ड्रिंक करोगे, इसमें कोल्ड ड्रिंक, इसमें फ्लूइड ऑफर करोगे क्योंकि फ्लूइड लॉस ज्यादा है। सबसे ज्यादा डेंजरस स्टेज है स्वेटिंग स्टेज। ठीक है, राइगर फीवर कहाँ देखने को मिलेगा? मलेरिया डिजीज में देखने को मिलेगा। कितनी देर में टेम्परेचर चेक करना है? एवरी 15 मिनट में टेम्परेचर चेक करोगे। ये था हमारा एक टॉपिक राइगर फीवर कंप्लीट। ठीक है भाई।